तो ये जो चैप्टर है 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसका अभी हम लास्ट के जो भी टॉपिक बचे हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट का एक टॉपिक है एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स अदर देन किडनी। तो वैसे तो किडनी मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी, लेकिन उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो वो भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीटिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन का जो रोल प्ले करते हैं, और वो किडनी नहीं, किडनी के अलावा दूसरे ऑर्गन्स हैं। तो उसमें पहला ऑर्गन लंग्स, लंग्स भी रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन का। हम जानते हैं लंग्स का काम रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी जो वर्क है वो लंग्स का फंक्शन है। अब रेस्पिरेशन क्या है कि जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन की जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो लंग्स की मदद से ही बॉडी में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है ऑक्सीजन। और जो बॉडी या सेल्स जो CO2 प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, है ना, CO2 जो प्रोड्यूस करती हैं वो CO2 बाहर निकलती है। अब CO2 का प्रोडक्शन बेसिकली CO2 एक वेस्ट है और बना किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस हुआ है, तो CO2 भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। और जो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट है और उसको रिमूव करना, तो फिर ये एक्सक्रीशन हो गया। तो हम लंग्स को कहेंगे ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। साथ ही साथ काफी ज्यादा वाटर भी लंग्स की मदद से रिमूव होता है ना, वेपर की फॉर्म में। और अगर CO2 कितना रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से, तो नियरली 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml CO2 रिमूव करता है लंग्स। तो लंग्स जो फंक्शन प्ले कर रहा है वो रेस्पिरेटरी तो है ही, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है इसका। ठीक है। अगर अब लिवर की बात कर लेते हैं, तो लिवर का फंक्शन जो होते हैं वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल में देख लिए थे। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि लिवर कैसे एक्सक्रीशन में अपना पार्ट प्ले करता है। तो दरअसल ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। और हम जानते ही हैं बाइल जूस में बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है ये, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि लिवर इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन या प्ले फंक्शन एक्सक्रीटरी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी निकालता रहता है, रिमूव करता रहता है हमारी बॉडी से। और जो हार्मोन्स हैं, है ना, उनका जो अपना उनका जो फंक्शन था हार्मोन्स का, स्टीरॉयड हार्मोन, फंक्शन के बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, है ना। और ये डिग्रेड हार्मोन जो होते हैं, ये इनको निकालने का काम, रिमूव करने का काम, एलिमिनेट करने का काम लिवर करता है। साथ ही साथ जो विटामिन है वो भी लिवर रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और जो ड्रग्स हैं हमने इंजेस्ट किए, ड्रग को इनटेक किया, वो भी बॉडी में कोई भी क्वांटिटी ज्यादा है जिसकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सब मिलके ही रिमूव करते हैं। कौन कौन, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, तो लिवर इन चीजों को रिमूव कर रहा है, ड्रग्स को, विटामिन को, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन को। तो ये आपको जिन चीजों को ये एक्सक्रीट कर रहा है, इनको लर्न करना है वर्ड टू वर्ड, है ना। क्वेश्चंस आते हैं एकदम एक्यूरेटली। अब स्किन की बात कर लेते हैं। तो स्किन हम जानते ही हैं, हमारी बॉडी का जो आउटर कवरिंग वाला ऑर्गन है उसे हम स्किन बोलते हैं। तो स्किन कैसे एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करता है वो देख लेते हैं। दरअसल स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक तो स्वेट ग्लैंड होती है और दूसरी सीवेसियस ग्लैंड होती है ना। तो ये स्वेट ग्लैंड दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। ये जो स्वेट ग्लैंड है, जिसकी की डक्ट, ये हेयर का जो रूट है, वहां से इसका सीक्रेशन निकलता है, ठीक है।
तो इस वाले ग्लैंड को हम बोलेंगे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। और जिसका की जो ओपनिंग है वो कहीं और है, हेयर के रूट के अलावा, तो उसे हम बोलते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड हो गई और ये हो गई एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है वो हम जानते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्वेटिंग, है ना, स्वेटिंग। अब ये स्वेटिंग क्या है और क्यों होती है? तो वैसे तो ये मेनली या प्राइमरीली ये स्वेटिंग इसलिए होती है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। जब बॉडी में गर्मी ज्यादा हो तो ये ठंडक कर सके, कूलिंग कर सके। तो बेसिकली स्वेटिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी सरफेस पर या स्किन पर। तो इसका जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है स्वेट ग्लैंड का, वो ये है कि इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इसमें से स्वेट निकलता है, तो स्वेट में क्या क्या कंपोजिशन होता है, स्वेट का क्या क्या कंपोजिशन है। तो स्वेट में वाटर तो है ही, है ना, तो वाटरी फ्लूइड है, वाटर है, साथ ही साथ उसमें NaCl निकल रहा है और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकल रहा है, लैक्टिक एसिड भी निकल रहा है। तो फिर ये चीजें रिमूव हो रही हैं स्वेट की मदद से। ठीक है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है और मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना यही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। साथ ही साथ अगर NaCl बॉडी में ज्यादा है तो फिर वो जो ये स्वेट होगा उसमें NaCl का अमाउंट भी ज्यादा होगा। अब हम सेबेसियस ग्लैंड की बात कर लेते हैं, सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो सीबम प्रोड्यूस करती है, एक ऑयली सब्सटेंस या बैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। उस बैक्सी सब्सटेंस का या ऑयली सब्सटेंस का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं सीबम। ठीक है, सीबम। तो ये सीबम हमेशा प्रोड्यूस होता है जहां पर हेयर होता है ना, तो हेयर के बेस से ही इसकी जो ओपनिंग है, इसकी डक्ट है, प्रेजेंट होती है सेबेसियस ग्लैंड की। तो ये जो सीबम है, तो सीबम का क्या फंक्शन है? तो ये सीबम बेसिकली प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाता है स्किन के लिए। ये जो ऑयली सब्सटेंस निकला तो इसकी वजह से स्किन पर ऑयली जो लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव। साथ ही साथ इस सीबम में कुछ सब्सटेंस मौजूद होते हैं जैसे कि स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी हम इसका बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन एक्सक्रीटरी भी है। और एक और चीज है, ये तो तीन चीजें हमने पढ़ ली मेजर, एक तो लंग्स हो गया, लिवर हो गया और साथ ही साथ स्किन हो गई। लेकिन जो सैलाइवा है, सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनसे सैलाइवा निकलता है, उस सैलाइवा में बहुत ही कम अमाउंट में, है ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी सैलाइवा के साथ साथ निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सैलाइवरी ग्लैंड है वो भी एक्सक्रीटरी प्ले कर रही हैं। अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर मीन्स जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके क्या डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, वो है यूरेमिया। ठीक है, और यूरेमिया का मेन क्या हुआ, अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाए तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब यूरिया बढ़ेगा क्यों? तो जाहिर सी बात है किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही। किडनी का जो फंक्शन होता है कि लगातार यूरिया को रिमूव करती रहे, वो रिमूव करने में सक्षम नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है किडनी में, इसलिए ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है। और ये जो कंडीशन है यूरिया का ब्लड में बढ़ना, ये काफी डेंजरस कंडीशन है, हार्मफुल कंडीशन है। तो इसका उपचार जल्दी करना चाहिए, और अगर देर की तो किडनी फेल के चांसेस होते हैं कि ज्यादा यूरिया बढ़ गया और ज्यादा देर तक किडनी
अपना फंक्शन रोके हुए है, तो फिर पता चला किडनी हो गई फेल। अब किडनी कभी वर्क नहीं कर सकती, है ना। तो ये जो कंडीशन है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया वाली, ये अगर बढ़ती जाएगी तो किडनी फेल्योर का चांस रहता है। तो फिर हमें यूरिया के लेवल को घटाना पड़ता है ना। यूरिया का जो लेवल बढ़ा उसे घटाना पड़ेगा, और जो ये रिमूव किया जाता है यूरिया ब्लड से, वो एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल किडनी जो प्रोसेस करती है, जिस प्रोसेस से इसको रिमूव करती है यूरिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। The urea removed by a process called hemodialysis by dialyzing unit called artificial kidney. तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसकी मदद से हीमोडायलिसिस होता है, और हीमोडायलिसिस का मतलब यूरिया का रिमूव होना, एक प्रोसेस जिसकी वजह से यूरिया रिमूव होता है। अब हम ये प्रोसेस देख लेते हैं, हीमोडायलाइजर भी देख लेते हैं, वो डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी, और जो प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं। ये बीमार बंदा है, बीमार बंदा मीन्स इसकी बॉडी में यूरिया इंक्रीज हो गया, जरूर किडनी माल फंक्शन कर रही होगी, किडनी ने अपना काम कम कर दिया होगा या बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक सेटअप है उसी का, आर्टिफिशियल किडनी का। तो ये कैसे वर्क करती है ये एक बार देख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में, वैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो होता ये है, आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड को ड्रेन आउट किया। जो भी आर्टरी इस काम के लिए डॉक्टर्स को उपयोगी लगती है, उस आर्टरी से डॉक्टर निकालते हैं, ब्लड को ड्रेन आउट करते हैं एक पंप की मदद से, क्योंकि ब्लड काफी अमाउंट में बॉडी से लगातार बाहर निकालना होता है और फिर बॉडी में वापस भी डालना होता है। तो आर्टरी से निकाल के ये जो डिवाइस है, ये जो एपरेटस है, उस एपरेटस में हमने इनपुट दे दिया ब्लड का, और ये लगातार पंप की मदद से ऐसा हो पा रहा है। अब सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं हम हिपेरिन। हिपेरिन का मतलब हुआ एंटीकोगुलेंट। तो हम एंटीकोगुलेंट इसलिए ऐड करेंगे, ऐसा ना हो, हम जानते ही हैं कि ब्लड अगर बॉडी से बाहर जाएगा तो कोगुलेट हो जाएगा, है ना, ब्लड जम जाएगा, उसका थक्का बन जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की। अब ब्लड बाहर गया और वो क्लॉट हो गया, तो फिर बॉडी में आके ब्लड करेगा ही क्या, नुकसान ही करेगा, हमारी डेथ का कारण बनेगा। तो बॉडी से बाहर गया है, तो ये कहीं कोगुलेट ना हो जाए, इसको रिमूव करने, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम हिपेरिन डालते हैं, जो कि एक एंटी कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट। अब हमने इसको पास कर दिया उस यूनिट में, और उस यूनिट में लगी रहती है ट्यूबिंग, और ये ट्यूबिंग होती है सेलोफेन की। तो ये पूरी जो ट्यूबिंग है ये सेलोफेन की बनी है, जो कि परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं हर चीज को परमिट करेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ट्यूब के अंदर ब्लड है, और जो बाहर दिखाई दे रहा है एक, वो फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम डायलाइजिंग फ्लूइड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है या डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होती है ब्लड के प्लाज्मा की जैसी, ठीक है। प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन होता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन का। हाँ, सिवाय एक चीज के। वो चीज क्या है? ब्लड में तो यूरिया होगा, लेकिन डायलाइजिंग सॉल्यूशन में बाकी सब कुछ तो है प्लाज्मा जैसा, लेकिन यूरिया नहीं, यूरिया नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये हो गया ब्लड, ये हो गया डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसका जो कंपोजिशन है और इसका कंपोजिशन है वो सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं, NaCl इधर भी है और NaCl उसी अमाउंट में इधर भी है,
तो होगा क्या, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो जब दोनों ही तरफ NaCl है तो ना NaCl इधर से इधर जाएगा और ना ही NaCl इधर से इधर जाएगा। लेकिन इधर यूरिया 0 है जबकि इधर यूरिया है, तो फिर यूरिया ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम ब्लड टू डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो यूरिया जो होता है वो ब्लड से चला जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। और तो हो गया ये काम कि ब्लड से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया मूव कर जाता है सिंपल डिफ्यूजन से, कोई अदर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा थी इधर कम थी, तो दोनों तरफ इक्वल होने तक वो यूरिया मूव आउट होता रहेगा, ठीक है। तो फिर हमने यहां से जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला था, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, उसमें यूरिया नहीं था, और लगातार हम इधर से डायलाइजिंग सॉल्यूशन ऐड करते रहते हैं और दूसरी तरफ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन निकालते रहते हैं। तो जब यह डायलाइजिंग सॉल्यूशन आएगा तो इसमें यूरिया होगा, जबकि इसमें यूरिया नहीं है। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। अब जो ब्लड इधर से निकला ट्यूबिंग से, उसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन का मतलब कि हिपेरिन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाए, है ना, हिपेरिन का इफेक्ट खत्म हो जाए, और फिर फाइनली हम किसी वेन से, एप्रोप्रिएट वेन के द्वारा बॉडी में वापस ब्लड को हम भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था पूरा वो हीमोडायलिसिस प्रोसेस था, और ये जो एपरेटस है इसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं या बोलते हैं। अब ऐसा हुआ कि भाई किडनी फेल ही हो गई, ये कुछ कर नहीं पाया, डायलिसिस से हमें सफलता नहीं मिली, और फाइनली किडनी हो गई फेल, किडनी का फेलियर। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर हमें किडनी को बदलना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी डोनर से, तो क्लोजली रिलेटिव हो, है ना, जो ब्लड रिलेशन में आता हो, तो उसकी किडनी अगर वो डोनेट करता है आपको, तो डॉक्टर्स उसकी किडनी को लेके आपकी बॉडी में किडनी लगा देते हैं, है ना, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और क्लोजली रिलेटिव क्यों, क्योंकि बेसिकली हमें ये देखना होता है कि किसी की भी बॉडी, किसी भी इंसान की बॉडी किसी फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन ऑर्गन को, है ना, कोई भी बाहरी चीज है, हमारी बॉडी उसको, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, रिजेक्ट करेगा उसको। हमारे इम्यून सिस्टम में किसी बाहरी ऑर्गन को रिजेक्ट करने की क्षमता होती है, और अगर क्लोजली रिलेटिव ऑर्गन होगा, प्लीज क्लोजली रिलेटिव कोई हमारा बंदा होगा, उसकी किडनी लोगे तो वो हम क्लोज है, आपस में ब्लड रिलेशन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे ऑर्गन्स, प्रोटीन्स कुछ मैच करते रहेंगे, और मैच करते रहेंगे तो जो रिजेक्शन होगा होगा तो, लेकिन वो कम होगा, है ना, रिजेक्शन होगा वो कम होगा। और साथ ही साथ आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि उन मेडिसिन को यूज करके वो जो इम्यून सिस्टम का रिजेक्शन है उसको घटा देते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम जो अपना काम करता है उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, तो रिजेक्शन को घटा देते हैं, तो फिर इस तरह से किडनी हमारी बॉडी में बनी रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से आज की डेट में जो ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस का रेट है वो ज्यादा है पुराने समय के कंपैरिजन में। तो यहाँ दिखाया गया है कि डोनर की किडनी ली और डोनर की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, ये किडनी काम नहीं कर रही, डिजीज की किडनी है रेसिपिएंट, तो डोनर में दोनों किडनी फंक्शनल थी, तो उसकी एक किडनी लेके रेसिपिएंट में
डॉक्टर के मुताबिक खास साइट पर। अब हम बात करते हैं रीनल कैलकुली की। रीनल कैलकुली बेसिकली स्टोन्स होते हैं। आपने सुना होगा किडनी स्टोन के बारे में। तो जो किडनी स्टोन्स होते हैं उन्हीं को हम रीनल कैलकुली बोलते हैं। तो ये जो स्टोन्स होते हैं वो होते क्या हैं? तो साफ लिखा है यहाँ, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स। तो ये या तो मिनरल्स धीरे धीरे डिपॉजिट हो गए या फिर एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए हैं। ठीक है। और वो जो डिपोजिशन से जो बना है इनसॉल्युबल मास, उस इनसॉल्युबल मास को हम कैलकुली या स्टोन बोलते हैं। किडनी स्टोन, रीनल स्टोन या रीनल कैलकुली। और वो वैसे ऐसा नहीं सिर्फ किडनी में ही बनेंगे, किडनी में या फिर हो सकता है यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो दे फॉर्म विद इन द किडनी और एनीवेयर अलोंग योर यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके। और इनका साइज काफी ज्यादा वेरी करता है। अब होता क्या है, जब ये इस पूरे जो किडनी है, यूरेटर है, इनमें लगातार क्या होता है, किडनी यूरिन को बनाती रहती है और वो किडनी, वो जो यूरिन है वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम है लगातार होता रहता है। तो फिर अगर कहीं ये स्टोन भी है, ये जो स्ट्रक्चर है जो बन गया है स्टोन टाइप का, है ना, ये स्ट्रक्चर भी पास होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि लगातार इसमें प्रेशर बना होगा। ठीक है। उस प्रेशर की वजह से ये भी मूव करेगा। तो मोशन के दौरान, है ना, व्हेन पासिंग थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जब ये पास होगा तो उस समय इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है, किडनी स्टोन है, ये परमानेंट डैमेज नहीं करता उस स्ट्रक्चर को जहां ये फंसा है। डैमेज तो करेगा, डेफिनेटली डैमेज करेगा, है ना, ब्लीडिंग भी हो सकती है, टिश्यू डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। जब ये किडनी हटेगी, किडनी स्टोन ये जब मूव कर जाएगा उस साइड से, तो उस जगह का टिश्यू ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये है किडनी स्टोन। बाकी इनको रिमूव करने के जो तरीके हैं, ऑपरेट करके भी निकाले जाते हैं कई बार ऐसी मेडिसिन होती हैं कि इनको धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती हैं। तो ये कई तरीके हैं इनको हटाने के, इनसे बचने के लिए। अब अगली डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये डिजीज क्या है? दरअसल अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो जो किडनी है, किडनी में ग्लोमेरुलस होंगे, आप जानते हो क्या होते हैं ग्लोमेरुलस, और जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और हम इस चीज को डायग्नोज कर सकते हैं अगर हीमैट्यूरिया हो या प्रोटीनूरिया हो। मीन्स अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि बंदे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे जो फिनिश हो गए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्क है आपके लिए, असाइनमेंट जो आपको करना होगा। A large quantity of quantity of one of the following is removed from our body by lungs. तो ये क्वेश्चन है ऑप्शनल। दूसरा है pH of human urine is approximately the condition of accumulation of urea in the blood is termed as, हो जाएगा। Dialyzing unit, artificial kidney, contains a fluid which is almost same as plasma except that it has, हो जाएगा ये भी आसानी से। अगला क्वेश्चन है मैच द abnormal conditions given in column A
with their explanations given in column B and choose the correct option. तो ये मैचिंग वाला है, बाकी मैचिंग जो भी सही हो उसके बाद ये कर सकते हो आप। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड, ओके हो जाएगा। डिफरेंशिएट ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया, थोड़ा सा इस पर इफर्ट लगाना होगा, ये भी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, मेंशन एनी 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर व्हिच कैन बी डायग्नोज्ड बाय एनालिसिस ऑफ यूरिन, और ये फिलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स जो कर दोगे।